हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है हमारा लेक्चर। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारा सबसे पहला डिवीजन जो था वो राइट टू इक्वलिटी का था। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी में जो सबसे पहला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, वो क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं वो होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, कानून के द्वारा सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ दिए गए हैं? ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट हमने बात की थी ना, स्टेट एक टर्म हमने पिछली क्लास में डिफाइन किया था। स्टेट क्या होता है आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ और जो अदर आपकी जो एजेंसीज हैं जैसे ओएनजीसी, सेल, गेल, ये सब चीज़ें। और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड किया था, क्या ऐड किया था? जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट बॉडीज़ है ना, इन सभी को क्या है इंक्लूड किया गया किसके अंदर? स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का जहाँ तक राज्य है, जहाँ तक उसका क्षेत्र है भारत का, ठीक है, तो उसके अंदर प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, लॉ के सामने, कानून के सामने वह बराबर है। ठीक है, इक्वल राइट्स है उसके। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये जो आपका लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। ठीक, ये जो आर्टिकल है ये क्या बेसिकली कहाँ से जो ओरिजिनेट हुआ, ये कॉन्सेप्ट जो है ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ ये कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से। ठीक है, और ये एक नेगेटिव काइंड का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये टर्म नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये आपका। ठीक, क्योंकि कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आइदर बोथ है या नन ऑफ द अबव, इस तरीके का कुछ ऑप्शन जनरेट कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ठीक, और इस कॉन्सेप्ट को दिया था एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने दिया था इसको, कॉन्सेप्ट को। अब इसको जो दिया गया, इसका रीज़न था कि जो सभी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए सभी सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना मिले। भाई ऐसा ना हो ना कि कोई कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन चल रही है, ठीक, उसमें जो रिच लोग हैं उनको प्रिविलेज दे दी जाए और जो कॉमन पीपल हैं या पुअर पीपल हैं उनको वो बायस्ड हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से इस लॉ की को डाला गया। ठीक है, अब ये लॉ ये कहता है बेसिकली कि ये जितने भी लोग हैं वो भारत, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें अगर, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि जो भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो चाहे रिच हो, पुअर हो, ठीक, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, वो सभी क्या हैं? लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल है। ठीक है, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक, मतलब मान लीजिए कोई भी अमीर आदमी है आपका, ठीक है, वो कोई क्राइम करता है और एक गरीब आदमी है वो क्राइम करता है, तो दोनों के लिए क्या है? इक्वल लॉज है। ठीक, मतलब उनको सजा जो है वो इक्वली मिलेगी। मान लीजिए किसी ने रेड लाइट जंप की है ना, तो चाहे वो बाइक वाला हो या कार वाला हो, तो जो फाइन है 500 रुपये सपोज, है ना, तो फाइन जो है 500 रुपये का वो बाइक वाले के लिए भी उतना ही होगा और कार वाले के लिए भी उतना ही होगा, है ना। ठीक, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, लॉ सबके लिए बराबर है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शंस क्या हैं? वो एक्सेप्शंस हैं कि जो आपके प्रेसिडेंट है, कौन है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, ठीक है, इनको क्या है? इम्यूनिटी दी गई है। किससे? क्रिमिनल केसेस से। जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस से इम्यूनिटी दी गई है।
कि अगर जो कोई इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस मतलब दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक वो उस पद पर है। ठीक है। हाँ, इनके खिलाफ जो है एक सिविल केस जो होता है ना, सिविल केस का मतलब कोई झगड़ा हो गया, जमीन का विवाद हो गया है ना, तो इस टाइप का जो केस है वो केस रजिस्टर हो सकता है, वो फाइल किया जा सकता है। बट उसके लिए भी क्या प्रोविजंस है कि भाई सिविल केस के लिए उनको प्रायर नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, उनको बताया जाएगा कि ये केस है, तो वो उसमें पार्ट लें या न लें इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 361। जो आर्टिकल 361 है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है, किसी भी कोर्ट में ये अधिकार देता है कि वो किसी भी कोर्ट में कोई आपको आंसर दे या ना दे। मान लीजिए सिविल केस में कोर्ट ने पूछा भाई कुछ क्वेरी की, तो ये प्रेसिडेंट का अधिकार है कि वो उस क्वेरी का आंसर देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको 61 के थ्रू क्या है, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को इम्यूनिटीज मिलती हैं। ठीक है, और एक और आता है इसमें, मान लीजिए आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं या किसी को आपने बुरा भला कहा, तो आपके अगेंस्ट क्या होता है भाई, केसेस होते हैं, है ना। तो एक आर्टिकल आता है आपका, आर्टिकल नंबर 105। ठीक, ये क्या करता है, जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं, है ना, तो ये लोग जो पार्लियामेंट में मान लीजिए किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, ठीक है, कुछ मिस बिहेविंग की, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट से इन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है कि ये कोर्ट में इनका केस नहीं चलेगा। इनका जो अगर जो कोई एक्शन लेना है तो वो कौन लेगा, वहाँ का जो स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर, या जो आपका विधानसभा है तो विधानसभा का जो स्पीकर है वो एक्शन लेगा उस पर्टिकुलर मेंबर के खिलाफ, ना कि कोर्ट। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स हैं आपके 361 आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटीज देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर, और जो 105 आर्टिकल है वो एमपी और एमएलए को आपको इम्यूनिटीज देता है। ठीक है, और कुछ इम्यूनिटीज आपको मिलती हैं उनको जो आपके वो होते हैं, इम्यूनिटी मिलती है स्पेशली क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में जो है इम्यूनिटी दी जाती है जो आपके फॉरेन सर्वेंट हैं, फॉरेन सर्वेंट सर्वेंट्स। ठीक है, जैसे आपका एम्बेसडर हो गया, एम्बेसडर, ठीक है, किसी देश का राजदूत है, ठीक है, तो उसको क्या क्रिमिनल केस के अंदर उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। डिप्लोमेट्स हो गए, है ना, जो राजनयिक आए हुए डिप्लोमेट्स जो होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इंजॉय करते हैं इम्यूनिटीज, कौन सी, अगेंस्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इनको तो इम्यूनिटी मिली, बाकी चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, इंडियन सिटीजन हो या एनआरआई हो, ठीक, वो सभी लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है, उन सभी के लिए कानून बराबर है। ठीक, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता एक्सेप्ट कुछ जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, और ये जो एक्सेप्शन है आपका, ये उनके लिए भी लागू रहता है, जैसे यूएनओ के लिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो कंट्री में आते हैं, ठीक है, उनके डिप्लोमेट्स आते हैं, तो उन पर भी ये चीज़ें लागू हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है आपका, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। ठीक, चलिए अब हम फिर बात करते हैं, देखिए फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 15, ओके स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी यहाँ पे, आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को इन सभी चीज़ों पर, इन पॉइंट्स पर को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 15 आपका कहता है। ठीक, जो आपका स्टेट है, फिर इसमें क्या कहा गया, स्टेट्स को कहा गया, स्टेट्स को, है ना। अब स्टेट्स क्या थे, वो सारे आपके आर्टिकल्स पॉइंट्स, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, अदर्स, ये आपकी प्राइवेट बॉडीज, ये सभी लोग, ठीक है, मतलब ये क्या है आपकी बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक, ये सभी लोग क्या है, किसी भी व्यक्ति से उसके रिलीजन, धर्म से लेकर, उसकी जाति से लेकर, कास्ट, ठीक है, सेक्स को, मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है या कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर
कोई भी इनमें से आपका रोक नहीं सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है। ठीक है, भेदभाव इसका मतलब होता है भेदभाव, और प्रोहिबिशन मतलब रोकना, रोकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कुछ जो राइट प्रोहिबिशंस हैं वो इन बेसिस पे तो नहीं होते, बट कुछ अदर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया जाता है लिटिल बिट, बट वो भेदभाव नहीं है, वो प्रमोशन के तरीके से यूज किया जाता है। वही देखिए ये आर्टिकल और आपको राइट देता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। किसका एक्सेस? कहीं भी जा सकते हो, शॉप में, शॉप जा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, होटल्स में जा सकते हो, रह सकते हो। ठीक है, और जो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है, पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है, जैसे थिएटर्स हो गया, हॉल्स हो गया, मूवी हॉल्स हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक प्लेसेस है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। इनको यहाँ पर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता इन पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, और आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये तो हो गया जाने का। फिर हम बात करते हैं यूज़ करने के। देखिए जैसे वेल है आपका, एक सार्वजनिक कुआं है ना, वेल, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, वाटर टैंक है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग घाट, जैसे घाट होते हैं ना नदियों के किनारे, है ना, तो लोग वहाँ जहाँ नहाने जाते हैं, तो ऐसा कोई आपको नहीं कह सकता कि आप फलाना कास्ट से हैं या फलाना जगह पैदा हुए या फलाना रिलीजन से हैं तो आप यहाँ जाके नहा नहीं सकते, ये पानी यूज़ नहीं कर सकते, या ये पर्टिकुलर जो रोड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, चलिए फिर अभी देखते हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 15 के कुछ एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो प्रोहिबिशन है, मतलब देखिए इसमें प्रोहिबिशन दूसरे तरीके से है कि रिजर्वेशन कर दिया गया है, रिजर्वेशन कर दिया गया किसके लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। ठीक है, SC ST के लिए। ठीक है, इनके लिए क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन पे बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं किया गया, ना ही रोका गया, रिजर्वेशन कर दिया गया लोकल बॉडीज में। ठीक है, लोकल बॉडी, सेंट्रल, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे हमारे स्टेट के अंदर जो पार्ट्स आ रहे थे, उन सभी ने कुछ कुछ रिजर्वेशन शेड्यूल कर दिया ताकि ग्रोथ में सभी को पार्टिसिपेशन मिल सके। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन है, जो देखिए जो रिजर्वेशन है ओबीसी की बात कर रहे हैं इसमें, है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की। ठीक, और या SC ST की, ST या SC की बात करें, है ना, तो इसके लिए क्या क्या कुछ रिजर्वेशन का सीट कर दी गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको कुछ रिजर्वेशन दे दिया, बट प्रमोशन में नहीं दिया, है ना, कि भाई आप जॉब तो ले लोगे बट जो प्रमोशन है, ठीक है, वो आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ओबीसी है, इसका रिजर्वेशन कितना रखा गया, 27%। ठीक है, और 27% में जिसमें आप IITs, ठीक है, या NITs, ठीक, या एम्स, इन सभी में क्या है, एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, कि देखिए जो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए लोग हैं, एजुकेशनली पिछड़े हुए लोग, जो इकोनॉमी नहीं, इसमें बेसिकली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशनली जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ओबीसी से रिलेटेड, है ना, क्रीमी ले ओबीसी। ओबीसी जो है, देखिए जो आपकी 100% पॉपुलेशन है, सॉरी 100% जो पॉपुलेशन है उसका 50% तो जनरल कैटेगरी में जाएगा, है ना, जनरल लोग। अभी जो बाकी का 50% है उसको डिवाइड किया गया, जिसमें से 27% रखा गया आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब ओबीसी जो है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस आए, तो अब ओबीसी में एक नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर, ठीक है, ये दो कैटेगरीज में इसको विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो विभाजन हुआ इसमें, ठीक है, ये हम किसकी में बात कर रहे हैं, ओबीसी में। ठीक है, तो जो विभाजन हुआ, विभाजन हुआ, ठीक,
अब देखिए ये जो कोटा है आपका ओबीसी का, इसका बेनिफिट कौन कौन लोग नहीं उठा सकते, ओबीसी का जो बेनिफिट है वो कौन नहीं उठा सकते, वो लोग हैं आपके जैसे आपका प्रेसिडेंट है ना, उनको ज़रूरत ही नहीं वैसे बेसिकली, वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ठीक है, या चेयरमैन है आपके कहाँ के, यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के, ठीक है, या इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर है, ठीक है, ये सब लोग क्या है, या कैग के जो मेंबर है या लोग हैं, वो लोग क्या है इस कैटेगरी का बेनिफिट अब नहीं उठा सकते, ठीक। और कौन नहीं उठा सकता, इनके साथ साथ आपके जो होते हैं ग्रुप ए के, ग्रुप ए या इसे हम क्लास 1 कहते हैं ना, क्लास 1 के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग भी इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप बी या क्लास 2 ऑफिसर्स जो हैं वो भी, जो ये ओबीसी कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो लोग अब इससे बाहर कर दिए गए हैं, ठीक। और वो लोग पर्सन जिनके पास कुछ रैंक्स हैं, जैसे आर्मी में होता है ना रैंक्स, कर्नल, ब्रिगेडियर, है ना, तो इस ये वाली जो रैंक्स हैं हायर रैंक्स, वो लोग भी इस कैटेगरी का कोटे का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से नेवी में भी होता है। और फिर हम जैसे कुछ प्रोफेशंस है ना, जिसमें आपका डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, ठीक, ये सब लोग भी जो है अब इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है। देखिए अभी इसमें क्या है, पहले क्या था कि जो पर्सन है 1991 में, 1993 में, ठीक है, तो 93 में जो था, 1993 के टाइम पर जिस व्यक्ति की सैलरी 1 लाख के आसपास है ना, 1 लाख, 1 लाख के आसपास की सैलरी है, 1 लाख की सैलरी है, तो वो क्या है आपका इस कैटेगरी में आता था, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या है आपका टाइम टू टाइम ये जो है 2019 में क्या किया गया, बढ़ती गई ये अमाउंट जो है, तो 2019 में क्या कर दिया गया 8 लाख, अगर जो आपकी सैलरी 8 लाख से ऊपर है तो आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते, इससे नीचे है तो आप इस कैटेगरी में आते हैं, ये ऐसा रिकमेंडेशन मोदी गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली क्या था ओबीसी के बारे में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इस पॉइंट से, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 15 हमारा क्या बात करता है, प्रोहिबिशन, रोकथाम करता है भेदभाव करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो रोजगार का अवसर है उसमें सभी को एक समान अवसर दिया जाए या मिलेगा, है ना, ये आपकी बात करता है आर्टिकल नंबर 16। इसमें किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होगा, कौन से बेसिस पे, रिलीजन, जो हमारे पिछले वाले उसमें था ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, और डिसेंट, ठीक, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी पॉइंट्स को लेकर कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किसी सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट ना मिले, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं इस, देखिए हर आर्टिकल्स के साथ कुछ कुछ एक्सेप्शंस जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक्सेप्शंस क्या आ रही हैं, देखिए जो आपका स्टेट है, आपका सपोज कोई स्टेट है ना, जहाँ पे ट्राइबल एरिया क्या ट्राइब्स ज़्यादा है, ट्राइब्स की जो संख्या है वहाँ क्या है ज़्यादा है, तो ट्राइब्स की जब संख्या ज़्यादा है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है तो जनरल पीपल की संख्या भी थोड़ी कम होगी, है ना, जब ट्राइब्स की ज़्यादा है, तो जो ट्राइबल एरिया में ट्राइब्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए उस स्टेट को एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन रेशियो है उसे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये डिपेंड कर सकता है थोड़ा बहुत, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या रिजर्वेशन देगा सरकार आपको, ठीक है, कि भाई मान लीजिए 20% ट्राइबल को रिजर्वेशन दे दिया, जितने लोग ट्राइबल्स हैं उनमें 20% को रिजर्वेशन मिलेगा कि वो पर्टिकुलर जॉब या वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई आपके
पॉलिटिकल हिस्ट्री का बेसिकली, है ना। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन चल ही रहा था, हमने भी पिछले में बात करी ओबीसी रिजर्वेशन की, है ना। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम था मंडल कमीशन, ठीक है, मंडल कमीशन। तो देखिए 19 मंडल कमीशन नाम हो गया। फिर देखिए अभी मंडल कमीशन जो है ये आपका टाइम पीरियड था 1979 का, ठीक है। इस टाइम पर किसकी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट चल रही थी, देसाई की गवर्नमेंट थी, ठीक। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस, जो बीसी ओबीसी वाली जो कैटेगरी है उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करे, ठीक है। और उसके जो चेयरमैन थे वो थे बीपी मंडल, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मंडल कमीशन। और ये बीपी मंडल क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे ये, ठीक है। और इस कमीशन का या कमेटी का जो काम था वो क्या था कि वो इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली, ठीक, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में रिसर्च की जाए और जानकारी इकट्ठा की जाए कि भाई उनका कंडीशन क्या है, आज की डेट में क्या चल रहा है ना, कितने वो सोशली और एजुकेशनली पीछे हैं, ठीक। तो इसके केस स्टडी के तरीके से इस कमीशन को बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1979 के बाद फिर जो 1980 का ड्यूरेशन आया, ठीक है, उसमें ये जो आपकी मंडल कमीशन है उसने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये कहा कि 3743, ये आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3743 जो कास्ट है, कास्ट मीन्स जाति, है ना, कास्ट जो है वो सोशली और इकोनॉमिकली, सोशली एंड सॉरी नॉट इकोनॉमिकली, एजुकेशनली क्या है? वो बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो आंकड़ा था, मतलब एक पॉपुलेशन के टर्म में बात करें तो लगभग 52% ऑफ पॉपुलेशन जो है इन कास्ट के अंदर आ रही थी, ठीक है, जिसमें एक्सक्लूड थे एससी एंड एसटीज। एससी और एसटी की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस की बात चल रही थी, ठीक है। तो जो आपकी मंडल कमीशन है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें रिकमेंड किया गया कि 27% क्या दिया जाए? ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। और जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% का रहेगा और बाकी 50% क्या रहेगा आपका? जनरल या ओपन रहेगा, ये ओपन कंपटीशन में रहेगा। ये बेसिकली किस पे बात चल रहा है? हमारा एम्प्लॉयमेंट पे चल रहा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इसमें, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका काम। उसके बाद क्या हुआ? 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, है ना। तो वीपी सिंह ने डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया? डिक्लेयर किया मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को कि 27% कोटा जो है किसको मिलेगा? ओबीसी को इन जॉब्स में, जॉब्स के अंदर जो 27% कोटा है वो ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया। डिक्लेरेशन इन्होंने कर दिया वीपी सिंह गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1991 का जो टाइम आया, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट आई नरसिम्हा राव की, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, ठीक है। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 2 चेंजेस किए इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या किया नरसिम्हा राव ने? जो 27% कोटा अप्रूव हुआ था ओबीसी के लिए, इन्होंने क्या कहा कि प्रेफरेंस दी जाएगी जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, उनको क्या प्रेफरेंस दी जाएगी। और इन्होंने साथ में कहा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड का थोड़ा सा रिजर्वेशन देखा जाएगा। तो इन्होंने एक बात कही कि जो लोग कैसी कैटेगरी में, ओबीसी में या एससी में एंड एसटी में नहीं आते हैं और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, फिर भी वो लोग गरीब हैं, तो इकोनॉमिक सेक्शन, मतलब इकोनॉमिकली जो वीक है बेसिकली, उनको एक 10% आरक्षण दिया जाए। किसमें से? जो 50% आपका जनरल वाला कोटा है ना, ऐसा नहीं, 50% जनरल वाले कोटे में से, कुछ ऐसा इन्होंने बात कही, ठीक है। ये किसने कही थी? नरसिम्हा राव सरकार ने, ठीक। फिर जो 1991 में नरसिम्हा राव जी ने की सरकार ने 10% आरक्षण की बात करी,
तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसल आउट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी पिछले कुछ टाइम पहले ही मोदी गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दिया है किसको, EWS को, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो ये सब कहानी थी आपकी, थोड़ा सा ओबीसी कैटेगरीज वगैरह के बारे में, जो कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म में हम देख रहे थे। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कह रहा था, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले। फिर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, वो कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, है ना, कि भाई ये फलाना कास्ट का है, या ये काला है, या गोरा है ना, तो या इस धर्म से रिलेटेड है ना, तो इस बेसिस पे जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, यह एक मतलब जैसे चलता था ना, एक बीमारी है, कोढ़ की बीमारी, भाई इसको छुएंगे तो हमें भी बीमारी हो जाएगी, इस टाइप वाली चीज़ों को अबॉलिश करता है आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, देखिए, और इस एक्ट के लिए आर्टिकल के लिए सॉरी, एक एक्ट आया था, अनटचेबिलिटी एक्ट आया था 1955 में। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि अगर जो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है छुआछूत वाला, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा, वो एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, और बाद में ये जो आपका एक्ट था, इस एक्ट का नाम अमेंड करके थोड़ा सा कुछ अमेंडमेंट की गई इसमें, वो हम देखेंगे अभी क्या क्या रहा इसमें। अमेंडमेंट करने के बाद इसका नाम बदल दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है, राइट एक्ट 1955। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद इसका नाम बदल गया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अभी देखिए अनटचेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, कि मतलब अनटचेबिलिटी क्या हो सकती है, एग्जैक्टली डेफिनेशन, है ना, तो ये चीज़ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई डिफाइंड नहीं है कि अनटचेबिलिटी होती क्या है ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे संविधान में जिनको हमने एज पर हमारी रिक्वायरमेंट हमने उसका डेफिनेशन या मीनिंग समझा है, जाने हैं, है ना। तो क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं देखने में कि जिनका कोई एक प्रॉपर या अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं दिया गया है ना। जिनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक बात कही गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली ये नहीं डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, बट वो टाइम टू टाइम अपना समथिंग मॉडिफिकेशन करती रहती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसमें हम बात करते हैं। चलिए हम देख रहे थे, ठीक है, ये जो आपका एक्ट बना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो बना आपका 1955 का। ठीक है, इसको इसमें क्या किया गया कि ऑफेंस तो बना दिया गया कि भाई ये अपराध है, ठीक है, पनिशेबल है, और साथ में ये कहा गया कि इसमें जो है अगर जो आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 6 महीने तक 6 मंथ अप टू 6 मंथ की कैद होगी, या 500 रुपए का जुर्माना होगा, या बोथ। ये प्रोविजन दिया गया कि भाई ऐसा अगर जो आप अनटचेबिलिटी वाली बात करते हैं और आप दोषी पाए जाते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना, 6 महीने की जेल, या ये दोनों चीज़ें आपको हो सकती हैं। ठीक, और ये भी कहा गया इस एक्ट में कि जो व्यक्ति कन्विक्टेड पाया गया, कन्विक्टेड है ना, कन्विक्टेड मतलब गुनहगार पाया गया इस केस में, तो उसको क्या है, वो भी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा किस चीज़ से, एमपी या एमएलए के इलेक्शन लड़ने में। वो एमपी और एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर जो वो जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है इसके तहत अगर जो वो गुनहगार पाया जाता है तो। ठीक है, और फिर क्या हुआ इसमें कि जो आपका एक्ट है वो आपका कहता है, प्रिवेंट करता है आपको, ठीक है, प्रिवेंट करता है बेसिकली, है ना, प्रिवेंट करता है कि कहीं भी आप जा सकते हैं, एनी प्लेस टू विजिट एनी
प्लेस, पब्लिक प्लेस और वर्शिप, जहाँ कहीं भी आप जाके रह सकते हैं, घूम सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इसके आपको कोई नहीं रोक सकता। अनटचेबिलिटी मतलब इसमें आपको, अब किसी भी जैसे अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के हैं, फलाना, ये सब चीज़ें जो रहती हैं, तो इन सब का भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ। आप चाहे आप हाई क्लास के हो या लो क्लास के हो, आप मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकते हो बराबर। ठीक है, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, वैसे ही भगवान के सामने या पब्लिक प्लेसेस पे विजिट करना है, घूमने जाना है, इन सब चीज़ों के लिए भी सभी लोग बराबर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी आपको नहीं रोक सकता कि आप कहीं होटल्स में या कहीं भी ये सब चीज़ें ना जाओ। ठीक, और अनटचेबिलिटी वाला जो फंडा है, कॉन्सेप्ट है, ये चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अगर जो किसी को इस तरीके से कर रहे हो तो वो क्या आएगा, पनिशेबल ऑफेंस बनता है। ठीक है, तो ये सब था आपका, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया आर्टिकल 17 के तहत। चलिए फिर हम बात करते हैं इसी में आर्टिकल नंबर 18 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल, खत्म किया गया टाइटल्स को। अब देखिए टाइटल्स क्या है, देखिए डिफरेंस समझ लीजिए टाइटल्स में। अवार्ड, एक होता है अवार्ड, ठीक है, एक होता है टाइटल। ठीक, तो देखिए अवार्ड जैसे आपका पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ठीक, ये क्या है, आपके अवार्ड्स हैं, आपको मिले हैं, है ना। और टाइटल्स क्या हो गए आपके, जैसे सर, सर जॉन ऐसे कहते हैं ना, महाराजा, और आपका लॉर्ड, है ना, जो अंग्रेजों के टाइम पे लॉर्ड काफ़ी यूज़ कर रहे थे ना, हर नाम के सामने लॉर्ड यूज़ किया जाता था। ठीक, तो ये जो टाइटल्स हैं इसको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। अवार्ड्स आपके हैं, ठीक, और इसमें क्या है, कुछ आपको एक्सेप्शंस दी गई। एक्सेप्शंस क्या रही आपकी, कि आप वो टाइटल्स या वो नाम या वो अवार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है आपका, अकेडमिक अवार्ड है, सॉरी, अकेडमिक, अकेडमिक अवार्ड है आपका। ठीक है, अकेडमिक, आपने डिग्री ली है, पास किया है, फिर आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है ना। या लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के जो सैल्यूटेशंस हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, डॉक्टर हो गया, ये सब चीज़ें आपको क्या है, अकेडमिक है, अकेडमिक। और आपको जो ये सरकार के द्वारा अवार्ड दिए गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, है ना, पद्मश्री, ये सब अवार्ड्स के टाइटल्स आप रख सकते हैं। बट बाकी जो सर अवार्ड्स के नाम रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सर और लॉर्ड वाला जो टाइटल्स है उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक, मगर इसमें अगर जो कोई रखता है ऐसा, है ना, जैसे कोई लॉर्ड, मान लीजिए कोई लॉर्ड रमेश रखता है अपना नाम, है ना, तो ऐसा ख़त्म तो कर दिया गया, बट इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया कि भाई कोई पनिशमेंट होगी या नहीं होगी, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, और अभी ठीक है, देखिए हमारे देश में क्या है, जो था एक कल्चर था, हेरिडिटरी कल्चर, कि भाई बहुत सारे लोगों को क्या बुलाया जाता था, महाराजा, राय बहादुर, है ना, राय साहब, दीवान बहादुर, है ना। इस तरीके के जो टाइटल्स हैं वो क्या कर दिए गए, बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, प्रॉपरली कंप्लीटली बैंड है, इस तरीके से कोई भी नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और ना ही आप कोई टाइटल कहीं बाहर से ले सकते हैं, मतलब कोई दूसरा देश आपको अगर जो कोई टाइटल दे रहा है कि आप फलाना बन जाए ये नाम से, तो आप उस टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ आती है कि अगर जो आपको जो इंडियन अवार्ड्स हैं, है ना, जैसे भारत रत्न, भारत रत्न, तो जैसे किसी को मिला, सपोज मिस्टर एक्स को मिला भारत रत्न, है ना, तो आप भारत रत्न अपने नाम के साथ या अपने नेम प्लेट के साथ या कहीं आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। आपको अवार्ड मिला है, आप वर्बली उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप भारत रत्न मिस्टर एक्स, है ना, बट आप कहीं नेम प्लेट पे या आपके विजिटिंग कार्ड पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत है। देखिए एक केस आया था आपको, साउथ के एक एक्टर हैं ब्रह्मानंद, कॉमेडियन है ना, तो उनको क्या पद्म श्री मिला हुआ था, है ना, पद्मश्री अवार्ड आई थिंक उनको दिया गया था, पद्मश्री, है ना, पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड उनको मिला था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मूवीज़ में उन्होंने इस टाइटल को यूज़ किया, ठीक, अपने नाम के साथ में।
तो सरकार ने उन्हें कहा कि आपने मिसयूज़ किया है आपके टाइटल का, जो आपको दिया गया है, नाम अवार्ड दिया गया है, तो आपको जो अवार्ड है वो आपको वापस करना पड़ेगा भारत सरकार को। तो उनसे ये अवार्ड वापस ले लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। तो ये सब थे आपके आर्टिकल्स अंडर राइट टू इक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो है अब आज की क्लास में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक की बात की। ठीक है, इसमें जो एडिशनल चीज़ें जो थी थोड़ी बहुत वो मैंने आपको बता दी है। तो इसमें जो आर्टिकल 14 टू 18 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है कि स्पेशली जो 17 और 18 है ना, जो आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल है और अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल्स है ना, तो ये कई बार इसमें कन्फ्यूज़न भी होती है कि अनटचेबिलिटी ये है कि ये है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार आप रिवाइज करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पहले हमने फिर 16-17 होगी ना, इससे पहले हमने क्या देखा, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में हमने जो आर्टिकल 16 के तहत देखा कि जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना चाहिए। फिर उसमें हम कुछ नया कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हमने देखे। ठीक है, और फिर हमने 15 में देखा, आर्टिकल 15 में क्या देखा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेस, कास्ट और इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, फिर हमने आर्टिकल 14 में ये देखा था कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, तो ये आपके 14, 15, 16, 17 ये 5 आर्टिकल्स थे इस क्लास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।